हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइट टेक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो उनके बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं। वो ये जानते हैं कि जो सेंट्रल मेटल होते हैं एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उनके दो वैलेंसीज होते हैं, प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को ही हम लोग लाइगेंड बोलते हैं। लाइगेंड वो होता है जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके अटैच रहता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और जो वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है, यानी कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने पानी में डाला और उसके कुछ आयंस डिसोसिएट हो गए और कुछ आयंस रिमेन इंटैक्ट रह जाते हैं, तो जो इंटैक्ट रह जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, उसको हम लोग बोलते हैं लाइगेंड्स, और जो आयोनाइज हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो ये सब चीजें जो जानते हैं उनके लिए है। जिनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग में सिर्फ प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर आपको ये काम की वीडियो लगे तो इसको शेयर करना, और अगर नहीं काम की लगे तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम मेरे स्टूडेंट्स हो जो देख रहे हो, तुमको प्रॉब्लम हो रही थी अगर IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म 2 के एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं, इसको अंत तक जरूर देखना। हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए हैं, फिर भी अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो इस वीडियो को देख करके उसको क्लियर करो यार, ठीक है ना, क्लियर जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जब भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने जाते हैं तो वहां पे हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नेमिंग, है ना। तो इसके लिए कुछ रूल्स तो बनाए गए होंगे, है ना, विदाउट रूल तो कुछ बनेगा नहीं। तो चलो उसके बात करते हैं कुछ रूल्स के, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में यहाँ पे बात होगी। सिर्फ यहाँ पे मिथेन, इथेन इस तरह की चीजें नहीं होंगी, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, वो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। कैटायन का नाम पहले लिखना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी न्यूट्रल भी हो सकता है। जिसको ये नहीं पता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, तो एक्चुअली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लाइगेंड के एक साथ कंबाइंड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। उसी पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है, निगेटिव है तो वो अनायनिक या निगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है, और अगर कोई न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है। सिंपल सी बात है। उसके बाहर का जो भी कुछ रहेगा, उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर का जो कुछ भी रहेगा, वही होता है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैटायन का नाम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड रूल कहता है कि लाइगेंड जो है, लाइगेंड उसके नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे लिखेंगे। जैसे मान लो कि एक क्लासरूम है और उसमें 3 बच्चे हैं, सपोज दैट, सभी के मार्क्स इक्वल आए हैं, तो टीचर उनके रोल नंबर 1 कैसे डिसाइड करेंगे। अगर उनके मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड किए तो किसी एक का रोल नंबर अगर 1 होगा तो बाकी दोनों लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो टीचर के लिए उनके झगड़े को सॉल्व करने का एक तरीका है। तरीका क्या है कि भाई तीनों का मार्क्स अगर सेम है, यानी कि तीनों की प्रायोरिटी सेम है, तो क्यों ना हम अल्फाबेट के हिसाब से रोल नंबर रख दे, तब तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये जो अल्फाबेटिकल वाला जो टर्म है रूल, लाइगेंड्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये वहां एप्लीकेबल है जिस तरह के कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक से ज्यादा टाइप के लाइगेंड होते हैं, ठीक है। अगर कोई क्लासरूम में एक बच्चा हो तो उसका रोल नंबर 1 होगा ही ना। तो अगर कोई होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, अगर किसी को यह नहीं मालूम है होमोलेप्टिक क्या होता है, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मौजूद सेंट्रल मेटल से जितना भी लाइगेंड होता है सब एक ही जैसा कनेक्ट होता है। जैसे मान लो कि ये मेटल M है, ठीक है ना, और इससे लाइगेंड जो है वो अमोनिया जुड़ा हुआ है, और सारे के सारे अगर अमोनिया है सब तरफ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसी को बोलते हैं होमोलेप्टिक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कि ये अमोनिया है तो ये भी अमोनिया होना चाहिए, 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 और ये भी अमोनिया होना चाहिए। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं कैसा कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक। और अगर यहाँ पे हम अमोनिया को हटाकर किसी एक जगह पे हमने क्या लिख दिया, क्लोरीन, और यहाँ पे हमने क्लोरीन लिख दिया, तो अब 2 डिफरेंट टाइप का लाइगेंड है, एक तो अमाइन भी है और एक तो क्लोरीन भी है। 2 डिफरेंट टाइप का है, ये एक टाइप का है और ये दूसरे टाइप का है। तो अगर एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के लाइगेंड रहेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और अगर सेम टाइप ऑफ लाइगेंड रहते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आई होप समझ में आ रहा होगा।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जरूरत जहां होगी वहां पे हम करेंगे, जहां नहीं होगी वहां हम नहीं करेंगे। तो कहां नहीं होगी? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें लाइगेंड तो एक ही जैसा होता है ना। हेट्रोलेप्टिक में जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे किसी का नाम है मान लो अमाइन और किसी का नाम है क्लोराइडो, तो पहले ए आएगा या सी आएगा? ऑफ कोर्स पहले ए आएगा। तो पहले अमाइन का नाम लिखेंगे हम लोग, फिर जाकर के क्लोराइडो का नाम लिखेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे। तीसरा रूल क्या कहता है? थर्ड रूल जो है बड़ा सिंपल सा है। ये कहता है कि जितने भी अनायनिक लाइगेंड होते हैं, अनायनिक लाइगेंड का मतलब क्या होता है? जो निगेटिव लाइगेंड होते हैं जिस पे माइनस चार्ज होता है। जैसे कौन कौन? जैसे फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ब्रोमीन पे -1 चार्ज होता है, आयोडीन पे -1 चार्ज होता है, OH पे -1 चार्ज होता है, CN पे -1 चार्ज होता है, SCN पे -1 चार्ज होता है। तो इन सब के नाम कैसे लिखेंगे वो लिख देता हूं मैं। जैसे फ्लोरीन माइनस हो तो जनरली इसको फ्लोराइड कहते हैं। तो इसका नाम हमने क्या बोला कि अनायनिक लाइगेंड के नेम O से खत्म होने चाहिए, यानी कि लास्ट में O आना चाहिए। तो फ्लोराइड को हम लोग फ्लोराइडो बोलेंगे। तो उसी तरह से क्लोराइड को क्लोराइडो, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो, आयोडाइड को आयोडाइडो, है ना, आयोडाइडो बोलेंगे, राइट। उसी तरह से OH माइनस को हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से CN माइनस को साइनाइड बोलते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइनाइडो। SCN को थायोसाइनाइड बोलते हैं, तो इस यहां पे नाम हो जाएगा थायोसाइनाइडो, ठीक है ना। CNO माइनस को साइनेट बोलते हैं, तो यहां पे हो जाएगा साइनेटो, ठीक है। तो जितने भी निगेटिव लाइगेंड है इन सभी के नेम हमने O से लिखा। अच्छा, एक और बात है, अगर ये प्राइमरी वैलेंसी के तौर पे होता, यानी कि अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट ना होकर के बाहर आयोनाइजेबल पार्ट होता, तो इसका नाम अगर फ्लोराइड होता है तो फ्लोराइड ही होगा, फ्लोराइडो नहीं होगा। फ्लोराइडो तो तब होगा जब ये लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट होगा, ठीक है। और भी कई सारे नेम है, जैसा कि क्या होता है? ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होता है C2O4 -2। तो इसका नाम हम लाइगेंड के तौर पे है तो इसको क्या लिखेंगे? ऑक्जेलेटो, है ना। ऑक्जेलेटो हो गया। उसके बाद सल्फेट है तो क्या लिखेंगे हम लोग? सल्फेटो, सल्फेटो। उसके बाद कार्बोनेट है तो क्या लिखेंगे हम लोग? कार्बोनेटो, ठीक है। अगर NO2 माइनस है तो इसको हम लोग जनरली नाइट्राइट बोलते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? नाइट्रीटो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नेमिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। जितने भी निगेटिव लाइगेंड्स हैं उन सभी के नेम में लास्ट में O आने चाहिए, जैसे कार्बोनेटो हो जाएगा, नाइट्रीटो हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना, अगर ये प्राइमरी वैलेंसी के तौर पे है तो इसके नेम में O नहीं आना चाहिए। जैसे अगर प्राइमरी वैलेंसी के तौर पे SO4 -2 है तो उसका नाम सल्फेट होता है, तो सल्फेट ही रहेगा। बट अगर ये लाइगेंड है तो फिर इसका नाम सल्फेटो हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अनायनिक लाइगेंड के नाम के एंड में O आना चाहिए, जबकि न्यूट्रल हो या कैटायनिक लाइगेंड हो तो उसका नाम जैसा होता है वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ कंपाउंड्स को छोड़कर। जैसे जनरली लैंग्वेज में हम लोग H2O को वाटर के नाम से जानते हैं, बट हम लोग इस कंपाउंड में यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसे हम एक्वा कहेंगे। NH3 को जनरली हम लोग अमोनिया कहते हैं, लेकिन इस कंपाउंड में हम लोग अमाइन बोलेंगे। CO को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, जबकि इस कंपाउंड में हम लोग कार्बोनाइल कहेंगे। NO को जनरली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, बट इस कंपाउंड में हम लोग इसको नाइट्रोसाइल बोलेंगे। तो कैटायन और ये जो न्यूट्रल चार्ज वाले लाइगेंड होते हैं उसके नेम जैसे होते हैं वैसे ही लिखना है, इन कंपाउंड्स को छोड़कर, ठीक है। अब निगेटिव वाले के नेम O से खत्म होने चाहिए, वो भी बता दिया हमने, यानी कि लाइगेंड का नाम हमने बता दिया। तो पहला नंबर रूल क्या कहता है? कैटायन का नाम लिख लो। दूसरा नंबर रूल कहता है लाइगेंड का नाम लिखो सेंट्रल मेटल एटम से पहले। जैसा कि हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड का जब हमें नाम लिखने के लिए बोला जाए तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? ऑफ कोर्स मेटल का, यानी कि सोडियम का नाम लिखेंगे। बाद में हम नॉन मेटल यानी कि क्लोरीन का नाम लिखेंगे, लेकिन वो सिंपल कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तरीका थोड़ा अलग है। तरीका है कि पहले लाइगेंड का, मेटल से पहले लाइगेंड का नाम लिखना है। अब वो चाहे निगेटिव लाइगेंड हो या चाहे पॉजिटिव हो या चाहे न्यूट्रल हो, फर्क नहीं पड़ता है। पहले हम लाइगेंड का नाम लिखेंगे एंड देन आफ्टर सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, यानी कि ये सिंपल कंपाउंड का ठीक रिवर्स होता है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि प्रीफिक्स जो है, अब प्रीफिक्स जो हम लोग लिखते हैं वो पहले लिखते हैं ना कि बाद में, प्रीफिक्स पहले लिखते हैं। तो अगर कोई लाइगेंड है, जैसे मान लो कि एक कंपाउंड में 2-2 क्लोरीन है,
कितने क्लोरीन है? दो दो। तो दो के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई। और क्लोरीन है तो क्लोरीन का जो बेसिकली नाम होता है क्लोराइडो, यानी कि डाई क्लोराइडो। क्या लिखेंगे? डाई क्लोराइडो लिखेंगे, ठीक है ना। तो मोनो का इस्तेमाल 1 के लिए, डाई का इस्तेमाल 2 के लिए, ट्राई का इस्तेमाल 3 के लिए, टेट्रा का इस्तेमाल 4 के लिए, इसी तरह से पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ये सब चलता रहेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन की लाइगेंड कितने हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मोनो, डाई या ट्राई या टेट्रा ये सब वर्ड जो है हम लोग इंडिकेट करता है कि उस इंडिविजुअल लाइगेंड की संख्या कितनी है। अगर 2 है तो डाई यूज कर रहे हैं, 3 है तो ट्राई यूज कर रहे हैं, 4 है तो टेट्रा यूज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। When the names of the ligands include a numerical prefix, लेकिन अब ध्यान से सुनना, जब किसी लाइगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई ये सब वर्ड रहे, जैसे इथिलीन डाइएमीन में ऑलरेडी डाई है, उसकी संख्या अगर 1 से ज्यादा है, मान लो 2 है, तो उसके लिए क्या डाई डाई लगाएंगे? क्या मतलब ऐसे लिखेंगे क्या? डाई इथिलीन डाइएमीन? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। जिसके नेम में पहले ही से डाई लगा हुआ है, अगर उसकी संख्या 2 है तो फिर उसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे 20। अगर किसी के नेम में पहले ही से डाई, ट्राई वगैरह लगा हुआ है और उसकी संख्या 2 है या 3 है, तो 2 के लिए 20, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। कोई डाउट है? आई होप डाउट नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी सेंट्रल मेटल का, उसको हम इंडिकेट करेंगे रोमन न्यूमेरल में। जैसे मान लो किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आयरन और रोमन नंबर में 2 लिखेंगे, रोमन नंबर में 2 लिखेंगे, यानी कि उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे उसको हम लोग रोमन नंबरल में लिखेंगे, और वो भी पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये ब्रैकेट, इसको जो ओपन ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं ना, इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमेरल में हमें क्या लिखना है? सेंट्रल मेटल के क्या लिखने हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर किसी कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हमने बताया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रल चार्ज है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो सेंट्रल मेटल का जो नाम होता है वो वही रह जाएगा। जैसे अगर सेंट्रल मेटल हमारा कोबाल्ट है या आयरन है, तो आयरन ही रह जाएगा और कोबाल्ट ही रह जाएगा। लेकिन अगर उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एंटिटी पे निगेटिव चार्ज है और उसमें मेटल कोबाल्ट है, तो इसका नाम कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट हो जाएगा, आयरन नहीं फेरेट हो जाएगा। समझ में आई बात? प्लैटिनम नहीं प्लैटिनेट हो जाएगा। कहने का मतलब है 8 से एंड होगा, यानी कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे निगेटिव चार्ज है, यानी कि वो अनायन है, तो जो सेंट्रल मेटल का नाम होगा वो एंड होगा 8 से। 8 सफिक्स उसमें हम ऐड जरूर करेंगे। जैसे कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्टेट, आयरन रहेगा तो फेरेट, उसके लैटिन नेम में 8 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्लैटिनम अगर है तो प्लैटिनेट, है ना, इस तरह से। कॉपर रहेगा तो क्यूपरेट, जिंक रहेगा तो जिंकेट, ये सब लगेगा। कब? जब इस एंटिटी पे निगेटिव चार्ज होगा तब। पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा और न्यूट्रल चार्ज रहेगा तो याद रखना है कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं है। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, आयरन है तो आयरन, कॉपर है तो कॉपर, ठीक है। उसके लैटिन नेम में 8 जोड़ने की जरूरत कब पड़ती है? याद रखना, जब उस पर निगेटिव चार्ज यानी कि वो अनायन होता है तब, ऐसे नहीं, ठीक है। मेटल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अनायन होने की। मेटल तो कभी अनायन हो ही नहीं सकता है ना, मेन बात तो ये है। तो मैं कोऑर्डिनेशन ओवरऑल कंपाउंड के निगेटिव होने की मैं बात कर रहा हूं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर लगेगा सेंट्रल मेटल के नेम, और वो भी लैटिन नेम के पीछे 8। अगर पॉजिटिव है और कोई चार्ज नहीं है तो फिर टेंशन की बात नहीं, जो उसका नेम है वही रह जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही सारे के सारे जो है वो टर्म्स थे, है ना, IUPAC नेमिंग लिखने के रूल्स थे। अगर ये रूल आपको क्लियर है तभी जाकर के नेम बनेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अब जो है हम लोग बात करेंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में और उसके नोमेनक्लेचर के बारे में कि कैसे उसके नेम हम लोग लिख रहे हैं, और इन्हीं चीजों को वापस से हम लोग दोहराएंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन गिवन कंपाउंड्स के, इन सारे कंपाउंड्स जो दिए गए हैं बोर्ड पे, इन सभी के IUPAC नेम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कंपाउंड से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नेमिंग जब लिखेंगे तो उससे पहले इन कंपाउंड्स को स्प्लिट करने आना चाहिए, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी को अलग और कोऑर्डिनेशन एंटिटी को अलग करने आना चाहिए हमें, ठीक है ना। जैसे इस कंपाउंड को मैं तोड़ करके लिख सकता हूं इस तरीके से। आप लोग जानते होंगे पोटेशियम अल्कली मेटल है जो कि हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो इस कंपाउंड को अगर मैं इस तरीके से तोड़ दूं
कि पोटेशियम अलग हो जाए और बाकी सब कुछ अलग हो जाए, तो पोटेशियम इज द प्राइमरी वैलेंसी, उसको मैंने अलग कर दिया। तो जब किसी कंपाउंड से आप 4 पॉजिटिव चीज को निकाल लोगे तो जो रिमेनिंग कंपाउंड बचेगा उस पे क्या आएगा, -4, तभी जाकर के न्यूट्रलाइज होगा। ये समझ रहे हो आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके IUPAC नेमिंग हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे, तो रूल नंबर 1 याद होगा ही, आपको याद होगा ही, क्या नाम था रूल नंबर 1 में, क्या था, कैटायन के नेम लिखेंगे। तो कैटायन तो हमें यहाँ पे यही नजर आ रहा है, पोटेशियम। अच्छा, एक और बात है, प्राइमरी वैलेंसी की संख्या कितनी भी हो, 4 हो या 10 हो या 40 हो, उसकी संख्या को हम प्रेफिक्स से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यानी कि अगर पोटेशियम है तो सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, कितने पोटेशियम है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो पोटेशियम रिमेन पोटेशियम, ठीक है। तो कैटायन के नेम लिख दिया हमने। उसके बाद जो हमारा रूल था वो क्या था कि कैटायन के नेम लिखने के बाद लाइगेंड का नाम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बट यहां तो लाइगेंड एक ही है और ये भी निगेटिव लाइगेंड है, CN- वाला। तो बताओ निगेटिव लाइगेंड का नाम किससे खत्म होना चाहिए, O से। साइनाइडो, इसका नाम क्या होगा, साइनाइडो। लेकिन इसकी संख्या है 6, तो 6 को हम रिप्रेजेंट करेंगे हेक्सा से, यानी कि हेक्सा साइनाइडो लिखेंगे हम। हेक्सा रिप्रेजेंट कर रहा है साइनाइड की संख्या, हेक्सा साइनाइडो का मतलब साइनाइड 6 है यहाँ पे, है ना। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद किसकी बारी, कैटायन हो गया, लाइगेंड हो गया, अब किसकी बारी, सेंट्रल मेटल की बारी। सेंट्रल मेटल कौन है यहाँ, आयरन है। तो आयरन जो है सेंट्रल मेटल हमारा, उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो बताया है मैंने कि जब अनायन हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे निगेटिव चार्ज हो, तो मेटल का नाम लैटिन नेम में 8 लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट, है ना। और उसके बाद क्या बताया था मैंने कि पैरेंथेसिस में रोमन न्यूमेरल में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल लिखना है। यानी कि अब आयरन का हमें क्या निकालना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मान लिया हमने आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम की तरह तो फिक्स नहीं होता है, वो तो +2 में भी रहता है, +3 में भी, इसीलिए निकालना पड़ेगा। तो आयरन का मान लिया हमने ऑक्सीडेशन नंबर X, लेकिन साइनाइड का तो हमें पता है ना, -1 होता है। और साइनाइड कितने हैं, 6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द एंटिटी कितना है, -4। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन निकालने का तरीका रेडॉक्स चैप्टर में। तो X - 6 इज इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पे आयरन +2 में है, तो रोमन न्यूमेरल में हम लोग लिख देंगे। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या नाम है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2, ये हो गया इसका नाम। चलो सेकेंड नंबर पे आते हैं। फिर से वही बात, कंपाउंड को हमें तोड़ने आना चाहिए, है ना। तो तोड़ते हैं इस कंपाउंड को। CONH3 का होल 6, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये नहीं टूटेगा। लेकिन बाहर वाला क्लोरीन तो टूट सकता है। क्लोरीन -1 में रहता है हमेशा। यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन। तो वही बात फिर से, जैसे इस कंपाउंड से हमने 4+ बाहर निकाला था, तो काउंटर चार्ज कितना देना पड़ा था, -4। तो यहाँ पे हमने 3- निकाला है, तो इस पे कितना आ जाएगा, +3, तभी तो जाकर के न्यूट्रल होगा ना। यानी कि अब जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जब निगेटिव था तो सेंट्रल मेटल के नेम में 8 लगाना पड़ा था, यहाँ पे 8 लगाने वाला लफड़ा नहीं है। तो चलो पहला नंबर रूल क्या था IUPAC का, कैटायन का नाम पहले लिखो। यहाँ तो कैटायन यही है पूरा का पूरा एंटिटी, तो इसमें भी किसका नाम, पहले लाइगेंड का नाम। वहां पे कैटायन अलग ही स्पीसीज था, लेकिन यहाँ पे पूरा एंटिटी है वो, तो पहले हम लाइगेंड का नाम लिखेंगे। रूल वही रहेगा, सेंट्रल मेटल से पहले लाइगेंड का नाम लिखना है। तो लाइगेंड है अमाइन, इसको हम लोग अमाइन बोले थे, याद होगा, यह भी रूल पढ़ाया था हमने। तो 6 जो है 6 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सा अमाइन। हेक्सा रिप्रेजेंट कर रहा है NH3 की संख्या को, हेक्सा अमाइन। उसके बाद क्या नाम हो जाएगा, सेंट्रल मेटल के नाम, पहले लाइगेंड के नाम। जब लाइगेंड का नाम खत्म हो जाए तब जाकर के सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का जो नाम होता है वही रहने दो। अब चलो निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो देखते हैं क्या है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं X है, प्लस NH3 का क्या होता है 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। जैसे साइनाइड निगेटिव कंपाउंड था तो उसका वैलेंसी -1 था, इसीलिए हमने -1 × 6 किया। लेकिन यहाँ पे तो अमोनिया है, 0 है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो 0 × 6 बराबर टोटल चार्ज कितना था, यहाँ पे टोटल चार्ज था -4, इसीलिए इसके और इसके ऑक्सीडेशन नंबर के सम को इसके बराबर कर दिए। यहाँ पे भी तो वही करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द कंपाउंड। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आया, +3, और x क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट है, तो हम लोग यहाँ पे रोमन नंबर में पैरेंथेसिस के
अंदर 3 लिखेंगे। और उसके बाद बाहर एक अनायन है, पहले किसका नाम, कैटायन का, कैटायन का नाम खत्म, अब अनायन की बारी। तो अनायन बाहर में क्या है, क्लोराइड। जैसे हमने पोटेशियम की संख्या को नहीं दर्शाया था, वैसे ही जब क्लोरीन बाहर रहेगा तो उसकी संख्या को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे कि वो 3 है या 4 है। लेकिन अगर क्लोरीन लाइगेंड रहेगा तो उसको जरूर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे क्लोरीन जो है वो लाइगेंड नहीं है, ये तो प्राइमरी वैलेंसी है। क्लियर। सेकेंड नंबर, अगर कोई भी डाउट लगे सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में कि क्या प्रॉब्लम है। अब चलो इस कंपाउंड को तोड़ना सीखे हम लोग, ठीक है। क्लोरीन क्या होगा, -1 में रहता है, तो इस कंपाउंड पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे, पहला नंबर रूल क्या था, कैटायन का नाम लिखो। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी में तो कोई कैटायन नहीं है, जो भी है एंटिटी के अंदर है, तो पहले लाइगेंड का नाम हम लोग लिखेंगे। कैसे, अमाइन का A और क्लोराइडो का C। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, अमाइन का A। कितने अमाइन है, 4। तो हम लोग क्या पहले लिखेंगे, टेट्रा अमाइन। क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन। टेट्रा रिप्रेजेंट 4 अमीन। देखो यहाँ पे टेट्रा रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 है, कौन है, NH3 अमोनिया है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डाइक्लोराइडो। सेंट्रल मेटल के नाम से पहले जितना भी लाइगेंड है सबका नाम लिख के खत्म करना है हमें। तो यहाँ पे 2 तरह के लाइगेंड थे, अमाइन भी और क्लोराइड भी, दोनों के नाम खत्म हो गए। अब किसकी बारी, अब बारी है सेंट्रल मेटल की। सेंट्रल मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट, है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इसीलिए कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे, COBALT। अब सवाल ये उठता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो चलो निकालते हैं X वाला टर्म, X + 0 × 4। अमोनिया का क्या होता है, 0, और अमोनिया कितना है, 4, प्लस क्लोरीन का क्या होता है, -1, क्लोरीन कितना है, 2, इज इक्वल टू टोटल कंपाउंड पे कितना चार्ज है, +1। सो X - 2 इज इक्वल टू +1, देयरफॉर X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। यानी कि कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर रोमन न्यूमेरल से दिखाएंगे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को। अच्छा, अनायन कौन है, तो यहाँ पे क्लोराइड है, तो हम लोग यहाँ पे क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये 15 बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपको एकदम स्टिक होकर के देखने हैं तब तक जब तक कि आपके समझ में ना आ जाए। अगर समझ में आ गया है तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और भी रूल्स है इसमें, थोड़े से डिफरेंट है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इस कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। सबसे पहले ये जो 14th नंबर कंपाउंड है, मेरे ख्याल से ये 14 है, 3 के बाद 4 में आना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे 4th नंबर, तो पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग, CONH3 का होल 5 Cl और बाहर में 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन -1 में रहता है, तो 2 क्लोरीन 2Cl माइनस में होगा। तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, राइट, बैलेंस करने के लिए चार्ज। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका IUPAC नेम लिखने जाते हैं इस कंपाउंड का। कैसे लिखेंगे, अमाइन का A, क्लोराइडो का C। तो पहले क्या आएगा, A आएगा, 5 है उसकी संख्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटा अमाइन। क्या लिखेंगे, पेंटा अमाइन। उसके बाद क्लोराइडो, आप चाहो तो मोनोक्लोराइडो भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 के लिए भी प्रेफिक्स यूज किए जाते हैं, बट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्लोराइडो हो गया। उसके बाद लाइगेंड्स के नाम खत्म, A भी खत्म, C भी खत्म। अब किसकी बारी, सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल का नाम क्या होता है, कोबाल्ट। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे, इसीलिए इसमें 8 नहीं लगेगा। अब इसका क्या लिखना है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर चेक करना होगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं X है। उसके बाद NH3 का क्या है, 0 इंटू कितना, 5, प्लस क्लोरीन का कितना होता है, -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज +2। तो X - 1 इज इक्वल टू +2, देयरफॉर X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट भी +3, और उसको हम लोग पैरेंथेसिस में रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे। उसके बाद अनायन क्या है, क्लोराइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोराइड। See, this is the IUPAC nomenclature of this coordination compound। समझ में आई बात। तो सबसे पहले कंपाउंड को तोड़ना सीखो आप, ठीक है। 5वां नंबर में, ये तो बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। CO का नाम हमने बताया था ना, कार्बोनाइल। कितना कार्बोनाइल है, 4, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल। 4 कार्बोनाइल हो गया, सिंपल। अच्छा, उसके बाद किसकी बारी, निकेल, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब देखना है कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो मान लिया कि X है, प्लस कार्बोनाइल न्यूट्रल होता है, जैसे अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो 0 × 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, और इसमें कुछ अनायन है ही नहीं, तो बस इसके IUPAC नेम जो है वो यहीं तक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, अब इस कंपाउंड को 6 नंबर कंपाउंड का नाम लिखने से पहले इस कंपाउंड को हमें क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो देखो फिर से आ गया पोटेशियम, फर्स्ट केस के जैसा। तो पोटेशियम किस में टूटता है, K+1 में। कितने पोटेशियम है, 3। तो किसी कंपाउंड में से 3 पॉजिटिव चीज को बाहर निकाल लोगे तो बचे कुछ हिस्से में कितना आएगा, -3 आएगा, यानी कि इस पे माइनस चार्ज आ गया। ठीक, अब इसके IUPAC नेम लिखने जाते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या था, नेम ऑफ द कैटायन फर्स्ट। तो कैटायन कौन है यहाँ पे, पोटेशियम। और पोटेशियम की संख्या नहीं लिखनी होती है, कभी भी प्राइमरी वैलेंसी के नंबर्स नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। तो सीधे पोटेशियम। उसके बाद क्या, उसके बाद लाइगेंड का नाम, लाइगेंड क्या है, साइनाइडो, C। तो कितने साइनाइडो है, 6 है। तो हेक्सा CYANIDO, साइनाइडो। उसके बाद देखो सेंट्रल मेटल पे कौन सा चार्ज है, सेंट्रल मेटल पे चार्ज नहीं, आई मीन इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे निगेटिव चार्ज है। तो जब सेंट्रल मेटल का कौन सा नेम, ग्रीक नेम लिखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे फेरेट, और यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना होगा। तो मान लिया कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X है, प्लस उसके साथ कौन है, साइनाइड, मतलब -1 × 6 = -3, देयरफॉर X = +3, यानी कि आयरन यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। उसके बाद 7 नंबर कंपाउंड की बात करते हैं। तो 7 नंबर कंपाउंड के नाम लिखने से पहले इसके कंपाउंड को तोड़ा जाना चाहिए। CONH3 का होल 4, उसके बाद H2O, उसके बाद Cl, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2Cl- और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। प्राइमरी वैलेंसी को अलग, सेकेंडरी वैलेंसी को अलग लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब इसके IUPAC नेम कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले लाइगेंड का नाम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे अमाइन का A, एक्वा का A और क्लोराइडो का C। अब 2 बच्चे का रोल नंबर 1 होने के दावेदार हो गए। तो पहले क्या करेंगे हम, अब पहला नंबर से नहीं निकला तो दूसरा नंबर से। अमाइन में AM आता है, एक्वा में AQ आता है। तो आप लोग जानते हो ABCD में पहले M आता है, उसके बाद ही Q आता है। तो पहले अमाइन जीत गया। तो यहाँ पे क्या नाम होगा इसका, टेट्रा अमाइन, यानी कि अमाइन कितने हैं, 4। उसके बाद एक्वा 1 है तो मोनो एक्वा भी आप लिख सकते हो, या सीधे सीधे एक्वा भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का नाम क्लोराइडो होता है, जब वो लाइगेंड होता है तो आप लोग जानते ही होंगे, और जब बाहर होता है तो क्लोराइड। इसका नाम क्लोराइड होगा लेकिन इसका नाम क्लोराइडो होगा, क्लोराइड हो गया। उसके बाद किसकी बारी, लाइगेंड का नाम खत्म, लाइगेंड का नाम खत्म, लाइगेंड का नाम खत्म। अब किसकी बारी, सेंट्रल मेटल की। सेंट्रल मेटल कौन है हमारा, कोबाल्ट है, COBALT। अब यहाँ 8 लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो एलिमेंट का नाम होता है वही रह जाएगा। उसके बाद इसका IUPAC नेमिंग जब लिखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पैरेंथेसिस में लिखेंगे। तो X+ अमोनिया का होता है 0 × 4+, वाटर का होता है 0 × 1+, क्लोरीन का -1 होता है, = +2। तो X = कितना आया, +3 आया। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। और बाहर में क्या है, बाहर में एक निगेटिव चीज है, दिख रहा है आपको, अनायन। तो कैटायन का नाम लिखने, ये सारा का सारा हिस्सा किसका था, कैटायन का। तो कैटायन का नाम लिख लिए। तो अब अनायन का, अनायन कौन है भाई, क्लोराइड। तो क्लोराइड हमने लिखा, बाहर वाले को क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। 7 नंबर था ये। अब 8 नंबर की बारी है। 8 नंबर को कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ते हैं सबसे पहले। ये कैसे टूटेगा, K+, 2K+, और बचा कुचा क्या रह जाएगा, ZnOH का होल 4 पे -2 आ जाएगा, यही आएगा ना, देख लो। उसके बाद अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे, पहले कैटायन का नाम, कैटायन कौन है, पोटेशियम। तो नाम हो गया हमारा पोटेशियम, ठीक। उसके बाद क्या, तो OH कितना है, 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा। OH का नाम क्या था, याद है ना, हाइड्रोक्साइड। तो निगेटिव लाइगेंड का नाम कैसे लिखते हैं, O से। तो हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो हो गया। उसके बाद क्या, तो उसके बाद मेटल के नाम, सेंट्रल मेटल के नाम। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है इसीलिए मेटल के नाम में 8 लगेगा, तो जिंकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंकेट। और यहाँ पे आप लोग जानते हो कि जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वैसे चाहो तो निकाल सकते हो। लेट अस कंसीडर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज X। तो X+ -1 × 4 = -2 हो जाएगा। तो X = क्या आ जाएगा, +2 ही तो आएगा ना, सही है, बिल्कुल सही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड विच बिलोंग्स टू 8 नंबर, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले, अब ये नहीं टूटने वाला है क्योंकि देख लो इसके बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, इसको हम ऐसे ही जनरली IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लाइगेंड्स के नाम समझो, जैसे कि OH को हाइड्रोक्साइडो बोलना है,
CN को साइनाइडो बोलना है, वाटर को एक्वा बोलना है, NH3 को अमाइन बोलना है, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद तो उसी तरह से यहाँ पे जो PH3P है उसको क्या बोलना है, तो इसको बोला जाता है PH3P का जो नाम होता है वो होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या नाम होता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसका नाम होता है। अब सोचो इसके नाम में ही ट्राई लगा हुआ है और इसकी संख्या कितनी है? 3। तो मैंने बताया था ना कि अगर किसी लाइगेंड के नाम में ऑलरेडी कोई टर्म हो जो प्रीफिक्स को इंडिकेट कर रहा हो तो उसकी संख्या अगर 2 से 1 से ज्यादा होती है तो 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, तो यहाँ पे 3 है तो ट्रिस लगाएंगे। अच्छा, इसका नाम है ट्राइफिनाइल, P से शुरू होता है और इसका क्लोराइडो C से शुरू होता है, तो पहले क्लोराइडो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। उसके बाद क्या लिखेंगे? ट्रिस। क्या लिखेंगे? ट्रिस लिखेंगे। ट्रिस ये इसकी संख्या को इंडिकेट कर रहा है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और इसको हम लोग पैरेंथेसिस में लिखेंगे यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना, याद रखना इसके रूल है यही। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन तो हो गया लाइगेंड के नाम, इस लाइगेंड का नाम भी खत्म, इस लाइगेंड का नाम भी। अब किसकी बारी? अब बारी है सेंट्रल मेटल की बारी। रोडियम, इसका नाम क्या होता है? रोडियम। अच्छा, रोडियम हमने क्यों लिखा, रोडेट क्यों नहीं लिखा? इसका कारण है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, इसीलिए तो ये रोडियम हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको जानना होगा, तो मान लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रोडियम Bx इज इक्वल टू, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन न्यूट्रल होता है तो 0 × 3 प्लस क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो रोडियम यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1। उसके बाद 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर भी नहीं टूटने वाला है क्योंकि ये वैसे ही है। तो इसका IUPAC नेम कैसे होगा? अब तो आप जान गए हो ना इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो इसके नाम में पहले ही से ट्राई है और इसकी संख्या 2 है, तो क्या लिखोगे? अब डाई नहीं बिस लिखोगे, समझ गए। और इसका नाम क्लोराइडो है तो क्या नाम लिखेंगे? डाई क्लोराइडो इसका नाम, लेकिन इसमें डाई नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे बिस, ठीक है ना, क्योंकि इसके नाम में ऑलरेडी ट्राई लगा हुआ है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, ऐसा कुछ नेम हो गया। उसके बाद है निकेल जो कि मेटल है हमारा। अब बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, तो मान लिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर X है, प्लस क्लोरीन का -1, क्लोरीन कितना है? 2, प्लस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का 0 होता है × 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का +2 हो गया। सो दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब 11 नंबर की बात करते हैं, तो पहले तो इसको तोड़ना सीखेंगे -1 + 1 में, ठीक है ना, तो टूट गया हमारा, प्राइमरी वैलेंसी अलग सेकेंडरी वैलेंसी अलग, ठीक है। अब इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो पहले लाइगेंड के नाम, क्योंकि यहाँ पे तो कैटायन है नहीं, कैटायन जो भी है ये एंटिटी है, तो एंटिटी के अंदर जो भी लाइगेंड है पहले उसका नाम लिखेंगे। तो अच्छा हाँ, एक और बात है, जैसे PH3P का मतलब होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, उसी तरह से EN का एक मतलब होता है, क्या होता है वो समझते हैं। EN का मतलब होता है इथिलीन डाइएमीन, क्या होता है? इथिलीन डाइएमीन भी आप इसको कह सकते हो, है ना, या इसको एक और नाम से जाना जा सकता है, इथेन 1,2 डाइएमीन के नाम से भी जान सकते हो आप, ठीक है, ये IUPAC नेम है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 होता है, ठीक है, ये डाइडेंटेट लाइगेंड होता है। डाइडेंटेट लाइगेंड वो होता है जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं और इसको शॉर्टकट में EN से लिखते हैं, यानी कि जहां कहीं भी EN आपको दिख जाए वहां पे आपको इथिलीन डाइएमीन या इथेन 1,2 डाइएमीन में से कुछ भी लिखना है, तो इसके नाम में एक चीज गौर करो, पहले ही से डाई लगा हुआ है और इसकी संख्या यहाँ पे कितनी है? 2, तो पक्का इसका नाम में 20 लगेगा, ठीक है ना। और इथिलीन डाइएमीन E से शुरू होता है, क्लोराइडो C से शुरू होता है, तो पहले क्लोराइडो का नाम लिखेंगे हम लोग, डाई क्लोराइडो, उसके बाद लिखेंगे 20। 20 किसकी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है 20, ठीक है ना। तो EN का नाम क्या था? जहां पे EN है वहां पे क्या लिखने वाले थे हम लोग? इथिलीन डाइएमीन, ETHYLENE, इथिलीन डाइएमीन। कहीं कहीं पे आप देखोगे इथेन 1,2 डाइएमीन, तो कंफ्यूज मत होना, उसी का दूसरा नेम है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसा हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे? सेंट्रल मेटल का नाम जो कि कोबाल्ट है, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पैरेंथेसिस में, तो मान लेते हैं कि X है, प्लस 0 × 2, इथिलीन डाइएमीन का भी 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, 2 है तो 2 हो गया, प्लस क्लोरीन का होता है -1 × 2 बराबर टोटल चार्ज +1 है, तो X इज इक्वल टू क्या हो गया? +3। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस में हम लोग क्या करेंगे? +3 लिख देंगे।
देंगे। अच्छा, उसके बाद अनायन कौन है? क्लोरीन, तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड, क्योंकि निगेटिव चार्ज है ना, क्लोराइड। ठीक है, ऐसे समझ में आ रही बातें। अब नेक्स्ट 11 हो गया, 12 नंबर की बात कर लेते हैं। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है 12 नंबर क्वेश्चन का, और 12 नंबर क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप देखोगे यहाँ पे दो दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ये बहुत मजेदार चीज है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ध्यान से समझना। सिल्वर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और अमोनिया 0 में रहता है, तो इस पर क्या हो जाएगा? +1 चार्ज और इस पे -1 चार्ज आ जाएगा। पूछोगे क्यों? अरे भैया, सिल्वर जब +1 में रहता है और साइनाइड -1 में रहता है, तो -1 × 2 कितना होता है? -2। तो -2 और +1 इज इक्वल टू -1 नहीं होगा, तो ओवरऑल इस पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग? कैटायन के, फिर लिखते हैं अनायन के। कैटायन के नाम पहले, अनायन के नाम बाद में, ठीक है ना। तो कैटायन के एंटिटी में पहले कौन आता है? अमाइन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई अमाइन। क्या नाम हो जाएगा? डाई अमाइन। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर, और +1 में है तो रोमन न्यूमेरल में 1 हो गया, यानी कि इस हिस्से का नाम हो गया। अब इस हिस्से की बारी आई, इस हिस्से में क्या है? साइनाइडो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डाई साइनाइडो, ठीक है ना, दो साइनाइड है। उसके बाद क्या लिखेंगे? देखो, अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए हमने सिल्वर लिखा, 8 नहीं लगाया हमने। लेकिन अब इस पे क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो हम क्या लिखेंगे? सिल्वरेट नहीं लिखेंगे, आर्जेंटेट लिखेंगे, क्योंकि 8 तो लगाना ही है, लेकिन आर्जेंटेट, आर्जेंटियम होता है ना इसका जो लैटिन नेम होता है आर्जेंटियम होता है सिल्वर का, इसीलिए आर्जेंटेट, और यहाँ पे भी 1 में है तो 1 लिख दिया। सो दिस इज द कंपाउंड। पहले ध्यान से सुनना क्या क्या किया हमने। इस एंटिटी का नाम पहले, इस एंटिटी का नाम बाद में। इसका नाम क्या था? डाई एमाइन सिल्वर 1। इसका नाम क्या था? डाई साइनाइडो। सिल्वरेट नहीं लिखेंगे, आर्जेंटेट लिखेंगे, क्योंकि लैटिन नेम में 8 लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। 13 नंबर में पहले तोड़ते हैं हम चीजों को, ठीक है ना। तो पहले कैसे लिखेंगे? CrNH3 का होल थ्राइस, फिर H2O का होल थ्राइस, है ना, और उसके बाद 3 क्लोरीन बाहर निकला है तो +3 चार्ज इस पे तो आना ही आना है। अब इसके IUPAC नेम हम लोग लिखेंगे कैसे? तो देखो, पहले क्या लिखेंगे? कैटायन का नाम। कैटायन तो यहाँ कोई है नहीं, पूरा एंटिटी है, तो पहले लाइगेंड का नाम लिखेंगे। एक्वा का AQ, अमाइन का AM। पहले कौन आता है? अमाइन, तो क्या लिखेंगे हम? ट्राई अमाइन, क्योंकि अमाइन कितनी है? 3 है। उसके बाद क्या लिखेंगे? ट्राई एक्वा, क्योंकि पानी भी कितना है? 3 है। ट्राई मान ट्राई एक्वा हो गया, यानी कि लाइगेंड का नाम खत्म। अब किसकी बारी? सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल कौन है हमारा? क्रोमियम है, CHROMIUM। अगर इस पे निगेटिव चार्ज रहता तो लिखते क्रोमेट, लेकिन क्रोमियम लिखे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर X है क्रोमियम का, और अमोनिया का 0 × 3 है, प्लस वाटर का 0 × 3 है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? +3। तो रोमन नंबर में हम लोग 3 लिख देंगे, और बाहर में क्लोराइड है तो क्लोराइड ही रहेगा, ठीक है। तो ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, 3 क्लोराइड हो गया। ये था 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर। 14 नंबर के नेम कैसे लिखेंगे? तो पहले इस कंपाउंड को तोड़ेंगे, K+3, और बचा कुचा कौन है? AlOX का होल थ्राइस, और इस पे क्या आ जाएगा? -3। क्यों लिखा -3? आपको समझ में आ रहा है ना। अगर किसी कंपाउंड से +3 आप निकाल दोगे तो बचा हुआ हिस्सा पे -3 ही आएगा ना। अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC नेम पहले पोटेशियम लिखेंगे हम लोग, कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, ठीक। उसके बाद OX को ऑक्जेलेट बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है C2O4-2, ऑक्जेलेट बोलते हैं। तो ऑक्जेलेटो बोलेंगे, क्योंकि निगेटिव लाइगेंड के नाम O से खत्म होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्जेलेटो। लेकिन इसकी संख्या 3 है तो ट्राई ऑक्जेलेटो। क्या हो जाएगा? पोटेशियम, उसके बाद ट्राई ऑक्जेलेटो, और उसके बाद एल्यूमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इस कंपाउंड पे क्या चार्ज है? निगेटिव। निगेटिव चार्ज रहे तो पता होगा ही, सेंट्रल मेटल के नाम में 8 लगता है, तो एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनेट हो जाएगा। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। पूछोगे नहीं कैसे? तो मान लो कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, प्लस इस पे कितना चार्ज है? -2, तो -2 × कितना? 3 इज इक्वल टू -3, तो X - 6 इज इक्वल टू -3, तो X इज इक्वल टू +3 नहीं आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो इसके नाम क्या हो गया? पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट हो गया, ठीक है ना। ये था 14 नंबर। अब 15 नंबर कहीं पे है, ये रहा 15 नंबर, ये रहा 15 नंबर। अब इसके नेम कैसे लिखेंगे ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो मैं 10 नंबर क्या करता हूं? मिटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। अब 15 नंबर की बारी है। 15 नंबर हम लोग इसके नेम लिखेंगे।
बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, इसको अच्छे से समझोगे। 3K प्लस हो जाएगा, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, 3 है तो इसीलिए +3, CrEn का होल ट्वाइस, OX होल ट्वाइस, और इस पे -3 आ जाएगा क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना है ऑफकोर्स। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग IUPAC, तो पोटेशियम पहले कैटायन का नाम, उसके बाद क्या, लाइगेंड का नाम, तो इसका नाम ऑक्जेलेटो, O से शुरू होता है, इसका E से शुरू होता है तो पहले E आएगा। अच्छा, इसका नाम क्या था, इथिलीन डाइएमीन, तो इसमें 20 लग जाएगा क्योंकि डाई पहले ही से था, 20। उसके बाद क्या लिखेंगे, इथिलीन डाइएमीन लिखेंगे, है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई ऑक्जेलेटो, ठीक है ना, ऑक्जेलेट को ऑक्जेलेटो लिखते हैं ना, और उसकी संख्या 2 है तो डाई ऑक्जेलेटो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नाम किसका, मेटल का, तो मेटल का नाम क्रोमियम है वैसे, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज है तो क्रोमियम का नाम क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा, CHROMAT, क्रोमेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो मान लीजिए कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, प्लस उसके बाद En का 0 होता है, 0 × 2, प्लस ऑक्जेलेट का भी हमने देखा था, कहाँ था, -2, तो -2 × कितना हो जाएगा, 2, ऑक्जेलेट कितना है, 2, इज इक्वल टू -3, तो X - 4 इज इक्वल टू -3, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि क्रोमियम सही है ना, हाँ सही है, +1 हो जाएगा, तो क्रोमेट 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेशियम, उसके बाद हमने क्या लिखा, 20, इथिलीन डाइएमीन डाइऑक्सिलेटो क्रोमेट 1, ठीक है, दिस इज द IUPAC नेम। तो ये 15 तरह के IUPAC नेम थे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे कंपाउंड के स्ट्रक्चर या फॉर्मूला देख करके नाम लिखना सीखे हो, वैसे ही IUPAC नेम देख करके कंपाउंड का फॉर्मूला जब सीख जाओगे तब जाकर के अपने आप को आप कह सकते हो कि ट्रूली आप एक IUPAC नोमेनक्लेचर के विद्वान बन चुके हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सिबल चेंज के बारे में, मींस IUPAC गिवन रहेगा, IUPAC नेमिंग गिवन रहेगा और कंपाउंड लिखना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।